हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो कि एनुअल एग्जामिनेशन के लिए है, जो हमारे पूरे सिलेबस पर आधारित है, इसको करेंगे। और ये हमारा साइंस का प्रैक्टिस पेपर है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न 1। ये जो प्रश्न 1 है 1 नंबर के हैं। तो प्रश्न 1 क्या है? विसरण की दर अधिकतम होगी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी हायर इन। इसका क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम एक बात समझते हैं। अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती की जो महक होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगरबत्ती को जब जलाते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है, उसके जो कण होते हैं वो हवा के साथ जल्दी जल्दी मिक्स होकर पूरे कमरे में ही उसकी खुशबू को फैला देते हैं। तो विसरण की दर अधिकतम होगी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी हायर इन। तो किस में ज़्यादा हो रहा है? गैस के अंदर ज़्यादा होगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? सामान्य स्थिति में जल को गर्म करके जो अधिकतम तापमान प्राप्त किया जा सकता है वह है, मतलब कि अंडर नॉर्मल कंडीशन द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव बाय हीटिंग वाटर इज। तो मतलब हम पानी को सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म कर सकते हैं। जब हम इससे ज़्यादा पानी को गर्म करते हैं तो पानी स्टीम या भाप बनने लगता है। तो हम पानी को जो मैक्सिमम टेम्परेचर तक गर्म कर सकते हैं वह है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम तत्व का सही प्रतीक है। द करेक्ट सिंबल ऑफ सोडियम एलिमेंट इज, तो Na होता है, Na। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड में मौजूद आवेशित कण, द कॉन्स्टिट्यूएंट चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड आर। तो हमें पता है सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, क्लोराइड का Cl होता है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें इनके एटॉमिक नंबर का, तो इसका 11 होता है, इसका 17 होता है, इसका 281 आ जाएगा, इसका 287 आ जाएगा। तो हमें पता है ये 1 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में होने के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये दे देगा। तो इसलिए इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। और हमें पता है यहाँ पे 7 है और 8 होने चाहिए। KLMN होता है ना, KLM। तो इसके बाहरी M के जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे 7 ऑलरेडी है, तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा। तो इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या आएगा कि सोडियम पे तो धनावेशित आ रहा है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आ रहा है, और क्लोरीन पे क्या आ रहा है? नेगेटिवली चार्ज। तो हम इस ऑप्शन को देखेंगे तो ये हमारा डी ऑप्शन आता है। डी ऑप्शन के अंदर है कि पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस है और क्या है? और नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस है। धन आवेशित सोडियम आयन और ऋण आवेशित क्लोराइड आयंस, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, प्रश्न 5। ये हमारे सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है। अप्रमाणु कण और उनका सही निरूपण है, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड देयर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज। तो हमें पता है किसी भी एटम के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन पे हमेशा धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम देखेंगे इनमें से सही क्या है। प्रोटॉन पे P, ये बिल्कुल सही है, ये वाली ऑप्शन। और इलेक्ट्रॉन पे ये वाली सही है। तो हमारी सेकंड और फोर्थ सही है। तो सेकंड और फोर्थ किसका है? C का। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? सेकंड का C और 4। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु संख्या 14 वाले परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 14। तो कोई भी एलिमेंट है अगर उसका 14 एटॉमिक नंबर है तो उसके हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो हमें पता है हम सबसे पहले KLMN में इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। तो हमें पता है K में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, L में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। 14 है तो 2 और 8 10 हो गए, हमारे कितने बचे? 4। तो M में कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। तो इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है सबसे M, उसमें जो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन सही आ जाएगी? B सही आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः पादप कोशिका का केंद्रक कोशिका के केंद्र में स्थित नहीं होने का कारण होता है। अब हमें पता है कि पादप कोशिका का मतलब क्या है? जनरली द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल आर नॉट सेंट्रली लोकेटेड ड्यू टू। अब वो पूछ रहे हैं कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में बीच में बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है, जबकि जो हमारी एनिमल सेल्स होते हैं उसमें बिल्कुल सेंटर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्लांट सेल में बीच में लार्ज साइज वैक्यूल्स या बड़े आकार की राजधानियाँ उपस्थित होती हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो होता है, जो केंद्रक होता है, वो साइड में आ जाता है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज़ैंथियम और पार्थेनियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल्स है? तो ये हमारे खरपतवार और वीड्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9th।
कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, मतलब क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है, तो इसमें चिकनी पेशी स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्वनि तरंग की चाल, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच हमें संबंध बताना है, मतलब द रिलेशन बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव बताना है। तो हमें पता है द रिलेशन बिटवीन स्पीड, ये हमारा स्पीड के लिए हो गया, और हमारा क्या होता है लैम्डा, इसको हम लैम्डा कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, गुना, ऐसे होता है। जो हमारी स्पीड होती है और जो हमारा रिलेशन क्या होता है, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में, मतलब ध्वनि तरंग की चाल, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बीच में संबंध क्या होता है, तो हमारी जो स्पीड होती है उसके बीच में क्या होता है, जो लैम्डा वेवलेंथ गुणा फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमारा इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, ए। तो ये हमारा इसके बीच में संबंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पशुपालन किस लिए किया जाता है, तो दुग्ध उत्पादन, मतलब कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए, मांस उत्पादन में वृद्धि के लिए, कृषि कार्य के लिए, अंडा उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। तो मतलब स्पेशली कैटल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन जो होता है कैटल का, वो बेसिकली अंडा उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारी किस में से बन रही है, तो ए में बन रही है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वर नोट क्या है, नोट इज डेफिनेशन पूछ रहे हैं। तो हमें पता है जो स्वर होता है वो जब एक ही जैसी आवृत्ति जो होती है उसके एक के ऊपर एक आने से बार बार उसके मिश्रण के कारण ही, जब आवृत्ति होती है उसके मिश्रण के कारण ही, जब वेवलेंथ एक के ऊपर एक जाती है तभी एक मीठे से स्वर बनते हैं। तो वही उसका आंसर है, कई आवृत्ति के मिश्रण की ध्वनि को ही हम स्वर कहते हैं। तो जब बहुत सारी आवृत्ति के मिश्रण बन जाते हैं यहाँ पे, तो क्या बन जाती है, स्वर बन जाते हैं, ठीक है। अ साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम व्याख्या नहीं करता है। तो मतलब क्या क्वेश्चन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डज नॉट एक्सप्लेन, तो वो जो एक्सप्लेन नहीं करता है, तो वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधे खींचता है ये तो करता है। हमें पता है हम सभी पृथ्वी की ओर खींचे चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया हुआ है कि पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति, जो पृथ्वी है उसके ऊपर चारों चंद्रमा की गति भी, ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होती है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ही ज्वार भटाते हैं, लेकिन ज्वालामुखी उद्भेदन ये नहीं होता है। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वो ये डज नॉट एक्सप्लेन ज्वालामुखी उद्भेदन, वोल्केनो इरप्शन एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है, ठीक है, वो एक्सप्लेन नहीं करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 14, अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित होता है, मतलब द इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट इन। तो हमें पता है कॉलनकाइमा में जो बीच में जो सेल्स होते हैं उनके बीच में लिग्निन प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। स्क्लेरेनकाइमा डेड कोशिकाएं होती हैं, डेड सेल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ एक पैरेनकाइमा होता है जो ऐसे दूर दूर होता है, उनके बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। तो उसी को हम अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो एक त्वरित गति नहीं है, विच इज़ नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है कि अगर कोई गाड़ी है चल रही है तो उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो अलग होगा, फिर बीच में उसकी स्पीड कमती बढ़ती होती जाएगी, ठीक है। तो और वो अंतिम वेग जब तक वो अंतिम स्थान पे पहुंचेगी उसकी स्पीड में परिवर्तन आएगा, कभी ज़्यादा कभी कम। तो वो पूछ रहे हैं कि विच इज़ नॉट, जो नहीं है, जो एक त्वरित गति नहीं है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिल्कुल एक ही स्पीड से जाती है। कांस्टेंट वेलोसिटी भी होती है जो एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक एक ही स्पीड से जाती है, ना तो उसकी स्पीड में कोई ज़्यादा होती है ना कोई कम हुई होती, वो एक ही स्पीड से अपने प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक बहुत एक ही स्पीड से चली जाती है। तो जो नहीं करती है वो यही है आंसर, बोथ ए एंड बी, इसका ए एंड बी दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है, कि जिसमें त्वरित गति नहीं है, दोनों में ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र ने एक प्याज को पानी में आंशिक रूप से डुबोकर रखा। कुछ दिन के बाद उसने जड़ को देखा जो आकार में बढ़ रही थी। इन जड़ों के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक हैं। मतलब अ स्टूडेंट प्लेस्ड एन ओनियन पार्शली डिप्ड इन वाटर, मतलब एक बच्चे ने क्या किया, एक जार लिया और उसके ऊपर ओनियन रख दी, जिसकी जड़ें जो थी वो नीचे ऐसे रख दी, और उसने देखा कुछ टाइम के बाद जो ये जड़ें थी ये पानी के अंदर ये बढ़ने लग गई। तो इसकी जड़ों पे की टिप पर कौन सा ऊतक प्रेजेंट था, तो हाँ उसकी टिप्स पर शीर्षस्विभज्योतक
एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट था। तो हमें पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं, जो विभज्योतिक टिश्यूज़ होते हैं, इनमें विभाजन करने की क्षमता होती है ना। और ये एपिकल मतलब ये टिप पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रो करते हैं टिप्स को। तो यही कारण है उस जो प्याज की जड़ थी वो पानी में ग्रो होती गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ तक के क्वेश्चन हमारे क्वेश्चंस अलग थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे तो यहाँ के अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे दो बातें हैं। हर क्वेश्चन के अंदर एक अभिकथन होगा, एक स्टेटमेंट होगा, उसका कारण होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये देख के बताना होगा कि कारण और जो उसकी स्टेटमेंट है वो दोनों सही हैं। अगर कारण ए और उसकी स्टेटमेंट दोनों सत्य हैं तो हम इसके ए मार्क करेंगे। अगर ए एंड आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर जो है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हम बी मार्क करेंगे। मतलब अगर स्टेटमेंट सही है लेकिन हमारी रीज़न गलत है तो हम सी मार्क करेंगे। और अगर हमारा स्टेटमेंट गलत है और रीज़न सही है तो हम डी मार्क करेंगे। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले 17 क्वेश्चन को देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें कोलाइडल विलयन से गुजरती हैं तो टिंडल प्रभाव देखा जाता है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब प्रकाश की किरण पड़ती है, कोलाइडल विलयन से गुजरती है, तो वहाँ पे टिंडल प्रभाव मतलब वो रोशनी का पथ दिखाई देता है, रोशनी को फैला देते हैं। अब क्योंकि अगर हम क्योंकि लगा देते तो हमें अपने आंसर को करने में आसानी मिलती है, क्योंकि कोलाइडल विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं लेकिन वे आसानी से प्रकाश की किरण को फैला सकते हैं। तो इसके अंदर इसी कथन भी सही है और इसका रीज़न भी सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है ना, ऐसे समझ में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लाइसोसोम्स को कोशिका के सफाई तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अब हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं, साइडल बैग्स कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स आर नोन एज क्लीनर ऑफ द सेल्स। को क्लीनर भी कहते हैं क्योंकि ये क्लीन करते हैं। अब हम इसको करते हैं, कारण क्या है, लाइसोसोम्स को कोशिका का सफाई तंत्र के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि लाइसोसोम्स में मौजूद शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम है। तो मतलब क्या, जो इसकी स्टेटमेंट है और जो इसका कारण है ये दोनों ही सही है, तो इसकी ऑप्शन क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। तो हम बच्चों ये ऑप्शन यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन के अंदर पहले हमें दी हुई थी स्टेटमेंट्स की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तेज कुल्हाड़ी आसानी से काटती है। अब ये बात तो सही है, जो एक तेज कुल्हाड़ी है वो आसानी से काटती है। प्रनोट का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर वह कार्य करता है। तो ये अलग बात है और वो अलग बात है। तो ये स्टेटमेंट और कारण इसका सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, कि ये स्टेटमेंट तो सही है कि एक तेज कुल्हाड़ी से आसानी से काटती है, जो तेज कुल्हाड़ी होती है वो आसानी से काटती है, लेकिन प्रनोद का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसलिए हमने इसमें अब कौन सी ऑप्शन चूज़ करी, बी। और बी में क्या था यहाँ पे कि बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खरपतवार फसल के लिए हानिकारक है। तो हाँ, जो वीड्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं क्रॉप के लिए, क्योंकि खेत में अवांछित पौधे फसल के साथ पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, जो वीड्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं क्रॉप्स के लिए, बिकॉज अनवांटेड प्लांट इन द फील्ड कम्पीट्स फॉर न्यूट्रिशन विद द क्रॉप्स। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगी, ए। क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो हानिकारक क्यों होते हैं, क्योंकि जब वो क्रॉप्स के साथ उगने लगते हैं तो वो क्रॉप्स के ही सारे न्यूट्रिशन कंज्यूम करने लग जाते हैं। तो स्टेटमेंट भी सही है और इसका रीज़न भी सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे 2-2 नंबर के हैं। चलो इनको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परखनली में तापमान बढ़कर 303 केल्विन हो गया है। तो अब हमसे क्या कहना है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टेम्परेचर इन द टेस्ट ट्यूब इंक्रीज टू 303 केल्विन। तो अब हमें क्या करना है, हमसे क्या कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इस तापमान को डिग्री सेल्सियस के स्केल में बदलो। मतलब हमें केल्विन से किस में जाना है, हमें सी पे जाना है। तो बच्चों जब भी हम केल्विन से सी पे जाते हैं, मतलब आप ये देखो पहले हमेशा सी आता है, बाद में अल्फ़ाबेट्स में के आता है। तो जब हम केल्विन से सी पे जा रहे हैं तो हम हमेशा माइनस करेंगे, और जब हमें सी से केल्विन में चेंज करना होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पूछा है केल्विन से हमें सेल्सियस में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस। और माइनस कितना करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 303 में माइनस कर देंगे 273। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 330 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि इस तापमान पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी की जो अवस्था है वो क्या होगी। मतलब पूछा है कि व्हाट विल बी द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर। तो 30 डिग्री सेल्सियस से पानी कैसा होगा, तो पानी तरल होगा, द्रव होगा, और या फिर उसे हम लिक्विड भी लिख सकते हैं कि लिक्विड होगा। ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक छात्र एक परमाणु
जिसकी परमाणु संख्या 16 है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार लिखता है 6 2 8। मतलब एक बच्चा है, अ स्टूडेंट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर इज 16 एज 6 2 8। इज इट करेक्ट एक्सप्लेन, इज इट करेक्ट एक्सप्लेन। क्या ये सही है, स्पष्ट कीजिए। एक बच्चे ने क्या किया, परमाणु संख्या जो 16 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 2 8 लिखा। तो क्या ये सही है? तो सबसे पहले आंसर क्या आ जाएगा, नहीं, नो, ये गलत है। और इसको स्पष्ट कीजिए क्यों। क्योंकि जब भी हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में KLMN लिखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ऑन द आउटर मोस्ट शेल के अंदर हम 2 भर सकते हैं। फिर उससे आउटर मोस्ट शेल जो L होती है उसमें हम कितने भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं। M में कितने भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं। N में कितने भर सकते हैं, 8। इनसे ज़्यादा नहीं भर सकते। तो बच्चे ने गलत भर दिया, तो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी। तो इसको कैसे कैसे लिखेंगे, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी। तो आएगा इसमें कि इसकी आ जाएगी KLMN और इसको में सबसे पहले 2, फिर 8 और फिर 6। तो ये बच्चे ने गलत लिखा है, ठीक है ना। आई होप ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इसके अंदर बी में क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि एक परमाणु के एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन दी एल शेल ऑफ। तो हम एल में कितने भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं मैक्सिमम। हम के में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। एम में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 8। और एन में कितने भर सकते हैं, 8। तो यहाँ आपसे एल में पूछा गया तो खाली एल के आप 8 लिख देंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में एक कोशिकांग दिखाया गया है जो सीधे केंद्रक से जुड़ा होता है। जो कोशिकांग और कण आर की पहचान कीजिए जो इस कोशिकांग से जुड़ा हुआ है। इन दिस गिवन पिक्चर एन ऑर्गेनेली इज शोन विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई भी ये हमारा सेल है उसमें जो कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से सीधा ये डायरेक्ट अटैच्ड है। एक कोशिकांग ऑर्गेनली आपको इसका नाम पहचानना है। तो जो भी न्यूक्लियस से डायरेक्ट अटैच होता है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्य जालिका। तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। जो सीधा हमारा किससे जुड़ा हुआ होता है, न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में होगा, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका। फिर क्या पूछा है हमसे, फिर हमसे पूछा है कि इसके ऊपर यहाँ पे जो एल है, जो आर है, हमने इसका नाम बता दिया अंतर्द्रव्य जालिका। इन द गिवन पिक्चर फर्स्ट क्वेश्चन में कि इस कोशिकांग का नाम बताओ, अंतर्द्रव्य जालिका। अब हमें किसकी पहचान करनी है, आर की पहचान करनी है। तो ये हमें पता है अंतर्द्रव्य जालिका भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है जिसपे बहुत सारे रफ स्ट्रक्चर होता है, और एक हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो रफ में ये जो आर है ये किसको दर्शाता है, ये आर दर्शाता है राइबोसोम्स को। किसको दर्शाता है, राइबोसोम्स को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर राइबोसोम्स आ जाएगा, ठीक है, राइबोसोम्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है जो ऑर्गेनली हमें दिखाई दे रही है कौन सी है, तो इसका अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने नाम लिख दिया, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पार्टिकल आर अटैच टू दिस ऑर्गन। और जो ये आर अटैच्ड है इस पार्टिकल, इस ऑर्गेनल से, इसका नाम क्या है, तो उसका नाम राइबोसोम्स है, ठीक है। हमने क्वेश्चन देख लिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, आर का मुख्य कार्य क्या है। अब ये जो आर है, जो राइबोसोम्स है, राइट द मेन फंक्शन ऑफ आर, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो उसका मुख्य कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन को बनाना। तो इसको हम लिखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण। तो हम क्या लिखेंगे, या तो प्रोटीन सिंथेसिस लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे प्रोटीन संश्लेषण। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मीटर के वृत्ताकार पथ पर चलते समय 15 चक्कर पूरे करने के बाद वस्तु की दूरी और विस्थापन क्या होगा। वाइल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, कोई सर्कुलर पाथ है जो कि ये 10 मीटर का है सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो 10 मीटर का ये सर्कुलर पाथ जो है, जो एक रास्ता है सर्कुलर,
इस पे व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग 15 टर्न। मतलब कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने क्या किया, इस 10 मीटर के सर्कुलर पाथ पे उसने 15 चक्कर लगाए, तो कुल दूरी कितनी होगी। तो कुल दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ये पूरा 10 मीटर का रास्ता है और उसने कितने चक्कर लगाए हैं, 15 चक्कर लगाए। तो टोटल उसने कितनी दूरी तय करी, तो टोटल उसने कितनी दूरी का तय की है, 150 मीटर। तो हमारी टोटल दूरी तो आ गई कि एक वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, 150 मीटर। अब पूछ रहे विस्थापन क्या होगा। विस्थापन क्या होता है, सबसे छोटा रास्ता। तो हमें पता है कोई वस्तु यहाँ पे चल के, कोई वस्तु ने क्या किया है, वो वस्तु यहाँ, कोई वस्तु ने क्या किया, यहाँ चली है और इसका अंतिम पॉइंट भी यही है। मतलब वो वस्तु यहाँ से चली और घूम के वापस यहीं आ गई है। तो क्या हो गया, इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, तो इसका विस्थापन आ जाएगा 0, क्योंकि वो वस्तु जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आके ख़त्म हो गई है। तो उसका विस्थापन क्या आ जाएगा, 0। तो आई होप बच्चों आपको आज ये 24 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरी वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस करिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।